नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और हम आज एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करते हैं, एक नए विषय पर। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार, जिसमें हमने पहला मौलिक अधिकार कर लिया था, जिसमें हमें समानता का अधिकार था, तो समानता का अधिकार कर लिया था। आज हम दूसरा जो हमारा मूल अधिकार है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक है, यानी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अनुच्छेद के तहत हमें ये बताया जाता है कि इसमें किन चीज़ों को शामिल किया गया है, किन को नहीं किया है, इसकी रूपरेखा क्या है, हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता है, कौन कौन सी है, क्या चीज़ें इसमें संविधान में दी गई है, क्या नहीं दी गई है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अनुच्छेद हमारा 19 में बताया गया है, अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं। अभिव्यक्ति, इस बात को इस तरीके से समझिए, अभिव्यक्ति होती है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता आपको कितनी है, कैसे बोल सकते हो, तात्पर्य क्या है, संविधान हमें बोलने की शक्ति रखता है या नहीं रखता है। अब आप कहोगे कि बोलने से भला कौन रोकता है। जब हम ब्रिटिश भारत में थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश ताज का शासन था, तो उस समय क्या था, हमें बोलने की भी मनाही थी। हम उनके इच्छा अनुसार ही बोलते थे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते थे। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर हमें बोलने की अभिव्यक्ति देते हैं। तो हमें, जैसा कि अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, और इसमें हमने 6 मुख्य उप अनुच्छेदों को लिया गया, इसके 6 खंडों को लिया गया, जिसमें बताता है अनुच्छेद 19(1) क भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है, अनुच्छेद 19(1) क के अनुसार भाषण दे सकता है, उसे बोलने की स्वतंत्रता है। अब बात आती है बोलने की स्वतंत्रता है, जो बोल नहीं सकता वो क्या करता है। तो संविधान अनुच्छेद 19 में ये बात कही गई है कि इशारे करना, चित्र बनाना, चित्र बनाना, लिखकर बताना, ये सब अनुच्छेद 19(1) में लिखा हुआ है। कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, वो लिख के बता सकता है। कोई व्यक्ति इशारा करके बता सकता है अगर उसे किसी चीज़ का भय, ये उसे अभिव्यक्ति है। अनुच्छेद 19(1) के तहत 19(1) के तहत भाषण यानी बोलने की। अब 19(1) ही है जो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। हमारा संविधान प्रेस के लिए अलग से कोई अनुच्छेद नहीं लिखता है, लेकिन अनुच्छेद 19(1) क के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी है। और अनुच्छेद 19(1) क के तहत मतदाता है, उसे भी सूचना का अधिकार भी है। तात्पर्य क्या है, अगर कोई मतदाता चाहे क्या, उसे मूल अधिकार है कि जिसे वो वोट डाल रहा है उसका नैतिक चरित्र किस तरीके से है, उसके नैतिक चरित्र के बारे में जानने का अधिकार भी उसे अनुच्छेद 1 क के तहत है। यानी हमें कम से कम इस बात का तो पता होना चाहिए कि जिसे हम वोट दे रहे हैं उसका नैतिक चरित्र कैसा है। तात्पर्य मतलब उस पे कितने आपराधिक मामले दर्ज है या नहीं है, उसका आचरण कैसा है, तो ये चीज़, उसकी संपत्ति कितनी है, अचल संपत्ति कितनी है, उसके परिवार में कौन कौन है, उसके बारे में जानने का अधिकार हमें अनुच्छेद 19(1) क के तहत है। इसी में ही हमें सूचना का अधिकार भी इस तरीके से है कि हम मतदाता से अपने जो प्रतिनिधि है उसके बारे में सूचना ले सकते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा आता है अनुच्छेद 19(1) ख शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब इसको इस तरीके से समझिए कि पहले क्या होता था कि हम सम्मेलन भी नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश भारत के अंदर क्या था, अंग्रेज लाठी चार्ज कर देते थे। एक घटना मानगढ़ पहाड़ी की सुनी होगी। मानगढ़ पहाड़ी जो बांसवाड़ा में कांड हुआ था,
जिसमें भील लोग इकट्ठे हुए थे और पुलिस ने गोलियां चला दी थी। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर रहे थे, अब उन पे गोलियां चला दी गई थी। अब बात रहती है ये, तो हमारा संविधान कहता है इस प्रकार से कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से अगर सम्मेलन करेगा तो उस पर कोई भी उसे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये उसका मूल अधिकार है, अनुच्छेद 19(1) ख के तहत। इसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 19(1) ग, संघ और सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। अगर अनुच्छेद 19(1) ग ये कहता है कि संघ बनाया जा सकता है, जैसे अपने किसी भी तरीके से कुछ लोग मिलकर संघ बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी 2011 में शब्द आया था। अब संघ बना सकता है, इसको जोड़ा गया था, संघ बनाने की है, वो संघ बना सकता है शांतिपूर्ण ढंग से। तो आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1 ग के तहत दी गई है। अनुच्छेद 19(1) घ, भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने की, यानी जो भारत का क्षेत्र है, अगर मेरी इच्छा हुई, मुझे राजस्थान से पंजाब जाना है, मुझे राजस्थान से मध्य प्रदेश जाना है, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है। और ये मेरा मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? वो है अनुच्छेद 19(1) घ के तहत। मैं भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी भ्रमण कर सकता हूँ। मेरा मन हुआ कि मैंने केरला जाना है, मैं जा सकता हूँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ऐसा केरला स्टेट है, वो भी ऐसे नहीं कहेगी कि आप यहाँ क्यों आए हो, यानी राज्य कभी भी आपको प्रतिबद्ध रोकेगा नहीं किसी जाने के लिए। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19(1) ड़, भारत राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। अब हमारा ये भी मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। 19(1) घ, भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। तो घ था और ड में बताया गया है कि निवास करने की मेरी इच्छा हुई, मैं राजस्थान में अपना मकान लेके रहना चाहता हूँ, निवास करना चाहता हूँ, तो ये मेरा मौलिक अधिकार है। मेरी इच्छा हुई, मैं पंजाब जाके रहना चाहता हूँ तो रह सकता हूँ। ये बताता है भारत राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 19(1) ड के तहत आती है। अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 19(1) च। इसमें संपत्ति का अधिकार था, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कितनी भी संपत्ति अर्जित कर सकता है, लेकिन वर्तमान समय में ये क्या है? रिक्त है, यानी खाली है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था और 1978 के तहत 44वां संविधान संशोधन हुआ था। मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल में ये प्रावधान किया गया था कि 19 में हटा के इसे अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 300 क ए के अंदर रखा गया था, यानी अनुच्छेद 300 क के अंदर रख दिया, यानी इसे कानूनी अधिकार बना दिया। अब आप कहोगे कानूनी अधिकार क्या होता है? कानूनी अधिकार वो होता है कि आप लीगल तरीके से तो संपत्ति अर्जित कर सकते हो कितनी भी, पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स देना पड़ेगा, यानी कानूनी अधिकार बना दिया। पहले आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 क के तहत, आर्टिकल नंबर 300 ए के तहत इसमें रखा गया है संपत्ति का जो कानूनी अधिकार बना दिया। इसके बाद आता है अनुच्छेद 1 6, आजीविका, कारोबार और व्यापार करने की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति आजीविका कमा सकता है। इसको इस तरीके से समझिए कि कोई व्यक्ति फुटपाथ पे रेडी लगा सकता है, क्योंकि वो राज्य की भूमि है, उसको रोका नहीं जा सकता। कारोबार कर सकता है, कोई जातिगत भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे कारोबार करने से नहीं रोका जा सकता। कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है, इसे व्यापार करने से नहीं रोका जाएगा। तो ये हमारी 6 स्वतंत्रताएं हैं जो आर्टिकल नंबर 19 के तहत दी गई है, जिसमें ये बताया गया है।
अब ये बताते हैं कि अनुच्छेद 19 में हमें जैसे भाषण की, सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, निवास करने की, भ्रमण करने की, कारोबार, आजीविका, व्यापार, इसके लिए हमें स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन युक्त इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। अब आप कहोगे ये प्रतिबंध कैसे लगा है? तो प्रतिबंध ऐसे लगाया है, आर्टिकल नंबर 19(1) क पे प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 19(2), यानी भाषण दे सकते हो लेकिन भड़काने वाले भाषण नहीं दे सकते हो, जिससे ऐसे लगे कि नागरिकों को क्षति हो सकती है, दंगा भड़क सकता है, तो ऐसे भाषणों पर मनाही की गई है। ऐसे किसी को इशारे भी नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि इशारे करना तो हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो आप इशारे कर दो। नहीं, इशारे आप ऐसे मान लीजिए कि आप किसी लड़की को छेड़ दो इशारों से, बोले हमारा तो मौलिक कर्तव्य है। नहीं, आप नहीं छेड़ सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 19(2) जो अव्यक्तिगत अनैतिक तरीके से अगर आप कुछ भी करते हो तो उस पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 19(2). दूसरी बात कही गई है अनुच्छेद 19(1) ख में शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। अब क्या हुआ, ये बताता है सम्मेलन, लेकिन इस पर भी रोक लगता है, युक्त रोक लगाता है, अनुच्छेद 19(3) लगाता है। आप सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन ऐसा सम्मेलन भी नहीं हो कि भारत विरोधी हो या नागरिकों के विरोध हो या किसी धर्म के विरोध में हो, किसी भी इस तरीके से सम्मेलन आप नहीं कर सकते हो। इस पे रोक लगाता है आर्टिकल नंबर 19(3). अनुच्छेद 19(1) ग संघ बनाने की, सहकारी समितियां बनाने की, तो इसमें आपको स्वतंत्रता दी जाती है। आप संघ बना सकते हो, समितियां बना सकते हो, लेकिन संघ का मतलब ये नहीं है कि आप अपने तलवारें निकाल के एक संघ बना लो हथियार लेके, ऐसा नहीं कर सकते। इस पे रोक लगाता है अनुच्छेद 19(4), यानी संघ भी नैतिक होना चाहिए, जवाबदेही पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है जिससे हिंसा भड़क जाए, अहिंसात्मक होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। तो सहकारी समिति ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कर लो जो गलत तरीके से हो, जैसे आजकल अपने देखते हैं ये बुकीज वगैरह का काम चलता है, जो अनैतिक रूप से कुछ जगह चल रहा है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 19(1) ख भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अब आप कहोगे मेरा तो ये मूल अधिकार है, मैं भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी भ्रमण कर सकता हूँ। आप भ्रमण कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर जाना वर्जित है, जैसे आदिवासी कोई एरिया है ना, क्षेत्र है, ट्राइबल जहाँ मूवमेंट ज़्यादा है, नक्सलवाद क्षेत्र है, वहाँ पर नागरिकों को खतरा है, तो वहाँ पर ऐसे पर युक्त प्रतिबंध लगता है अनुच्छेद 19(5) के तहत। तो अनुच्छेद 19(5) के तहत आप भारत के राज्य क्षेत्र में जहां मनाही है वहां नहीं जा सकते हो। ऐसे नहीं है आप बोल दो हम तो जाएंगे भले ही कुछ हो जाए, नहीं, आप नहीं जा सकते। इसके बाद बताया गया है अनुच्छेद 19(1) ड में बताया गया है कि निवास करने की स्वतंत्रता। अभी आप कहोगे ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम भारत में निवास कर सकते हैं। आप निवास कर सकते हो, आपको कौन है, लेकिन इसमें भी युक्त प्रतिबंध ये लगता है 19(5) के तहत आप निवास। अब मान लीजिए आप पड़ोसी के घर पे कब्जा कर लो, भी ये सोच लो कि भारत हम ये तो मेरा मूल अधिकार है निवास करने का, तो आप पड़ोसी के घर पे कब्जा कर लोगे। या भारत का जैसे अपने बोलते हैं ना टीएसपी क्षेत्र, वहाँ पर अपने सोचो कि मैं तो यहाँ मेरिट कम रहती है, जैसे आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान में टीएसपी नॉन टीएसपी क्षेत्र है, तो आप सोचोगे भी हम टीएसपी क्षेत्र में जाकर चले जाएं, वहाँ मेरिट कम रहती है। नहीं, आप वहाँ जाके निवास नहीं कर सकते। वहाँ पर कुछ जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, कुछ क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया। ये युक्त लगता है, प्रतिबंध लगता है 19(5) के तहत। 19(4) वाला तो खत्म हो ही गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया, यानी आप गलत तरीके से पैसा कितना भी कमा सकते हो लेकिन उस पर टैक्स देना पड़ेगा, काला मतलब गलत तरीके से नहीं कमा सकते। इसके बाद आता है आजीविका और कारोबार और व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब आप कहोगे कि मेरा तो मूल अधिकार है अनुच्छेद 19(1)
6 के तहत मैं आजीविका कमा सकता हूँ, वे कारोबार कर सकता हूँ। व्यापार का आजीविका, आप अनैतिक कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो जो समाज की नज़र में गलत हो। जैसे आप वैश्यावृत्ति का काम चल रहा है तो वो भी एक तरीके का व्यापार ही कारोबार है, आजीविका कमाने वाला है। लेकिन नहीं, जिसे समाज हमारे जिस समाज के मूल्यों को जो चोट पहुंचती, ऐसा काम आप नहीं कर सकते हो। व्यापार का बात आ गई। आप मान लीजिए मादक पदार्थ है, जैसे काला सोना, अफीम वगैरह, आप एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राज्य के क्षेत्र से उसी राज्य के क्षेत्र में एक जगह से दूसरे क्षेत्र सोचे भी इसका व्यापार कर लें, नहीं, मादक पदार्थों की बिक्री आप नहीं कर सकते हो। ये युक्त प्रतिबंध आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 19(6) के तहत ये लगता है। तो ये अनुच्छेद 19(1) क से 6 तक ये हमारी स्वतंत्रताएं हैं, और अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक इस पर युक्त प्रतिबंध लगता है। अब बात आती है कि अनुच्छेद जो 19 है उसका निलंबन हो सकता है क्या? हो सकता है निलंबन। जब देश में आपातकाल लग जाए, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दे राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। बात को समझिए, अगर देश में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा हो जाती है, आपको पता है आपातकाल की घोषणा 3 अनुच्छेदों में होती है। एक राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360। अनुच्छेद 352 के तहत अगर राज्य में यानी देश के अंदर आपातकाल लग जाता है तो अनुच्छेद 358 ये कहता है कि अपने आप 19 निलंबित हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 19 प्रभावी कहाँ रहेगा? अनुच्छेद 19 प्रभावी रहेगा आर्टिकल नंबर 31A, 31B, 31C, यानी अनुच्छेद 31 क, 31 ख, 31 ग। ये बताया गया है कि इन अनुच्छेदों के तहत नीति निर्देशक तत्व, यानी अनुच्छेद ग के अंदर लिखा गया है कि 39 ख और ग में ये लिखा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अगर कोई वाद होगा, उससे संबंधित आर्टिकल 19 प्रभावी रहेगा, ये निलंबित नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अनुच्छेद 31 क, 31 ख और 31 ग के तहत प्रभावी रहेगा, निलंबित नहीं होगा। 31 ग में ये कहा गया है कि 39 ख और ग में जो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य होने के कारण ये प्रभावी रहेगा। ठीक है। अब बात आती है, ये हमारा अनुच्छेद 19 था जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं और 6 प्रकार की युक्त प्रतिबंध लगे हुए थे। इसके बाद आता है अगला हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी आपको दोष सिद्ध करने के संबंध में जो स्वतंत्रता दी जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि किसी दोषी व्यक्ति के संबंध में कुछ संरक्षण दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 20(1) भूतलक्षी दंडित विधियों में संरक्षण। इसको ऐसे समझो, अनुच्छेद 20 कहता है भूतलक्षी दंडित विधियों में संरक्षण। मान लीजिए कि किसी के आज की तारीख में किसी ने कोई अपराध कर दिया है तो उसे दंड चाहे 20 साल बाद जाके मिले। आज की तारीख में जो दंड निश्चित है, मान लीजिए कि मैंने किसी का मार्कर है, ये मार्कर ले लिया और इसे छीनने का दंड है 10,000 रुपये,
और मुझे मेरा ये दोष सिद्ध होते 10 साल लग जाएं और 10 साल बाद में इसका दंड हो जाए 1 लाख रुपए, यानी उस टाइम इसका लाख यानी मारकर चुराने पर दंड 1 लाख रुपए हो जाए, तो जो मुझे दंड दिया जाएगा आज की विधि के अनुसार दिया जाएगा, जो आज के समय में था, यानी कितना था 10,000 था उस समय, यानी आज की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान समय में जो दंड का प्रावधान है, जैसे पहले किसी को मृत्यु, मान लो कोई किसी को सजाए, किसी का कत्ल कर देता है तो उसकी सजा थी 10 साल, और बाद में सरकार ने कहा कि यार इसको बदल के ना जो कत्ल करता है उसे फांसी की सजा हो जाए। तो अब इस बिल आने से पहले जिसने जो कार्य किया उसे उस अनुसार ही सजा मिलेगी, भूतलक्षी दंड मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। फिर अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड में संरक्षण, यानी ऐसे नहीं है, इसमें दोहरे दंड में संरक्षण, एक व्यक्ति को एक दंड के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है। ऐसे नहीं, मान लीजिए कि आज के 2022 के अंदर किसी ने कोई अपराध किया 2022 में और उसे सजा हो गई 1 माह की, 10 माह की, जितनी भी सजा हो गई, और आगे चल के आज से 10 साल या 20 साल बाद में, 10 साल बाद यानी 2032 में जाके कोई आपका शत्रु बोल दे कि कभी इसने दंड किया था, इस पे दोबारा केस फाइल कर दे, नहीं, एक दंड के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है, दोबारा बार बार नहीं दी, यानी दोहरे दंड देने में संरक्षण प्रदान करता है। ऐसे नहीं भी बार बार पकड़ के ले जाएं, ऐसा नहीं है भी। जैसे मान लीजिए आज आपने कोई दंड, कोई अपराध कर दिया है और उसके बाद आप सजा काट चुके हो और कल को आप MLA MP बन गए हो, तो आपका प्रतिद्वंदी आपकी फाइल वगैरह निकाल के सोच ले भी यार इसने तो दंड किया था, क्यों ना इसको पकड़ के फिर जेल में डाल दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दंड केवल एक बार ही, दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल नंबर 20(3) अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। अनुच्छेद 20(3) कहता है कि कोई भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि अपने खिलाफ ही गवाही दे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तात्पर्य ये है कि मान लीजिए किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता कि तुम अपने खिलाफ गवाही दे, मतलब अपने लिए गवाही दे। उससे जैसे पुलिस वाले पीटते हैं, दबाव डालते हैं, वो वर्जित है। जज के सामने नहीं पीट सकते हैं, जज का काम है दंड देना, पुलिस का काम नहीं है दंड देना, ध्यान रखना। तो